सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो रीट मेंस एग्जाम है, मतलब है तृतीय श्रेणी अध्यापक जो परीक्षा है उसके लिए मनोविज्ञान की क्लास। ठीक है, और इस मनोविज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉप 10 मोस्ट प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि रीट में आपके 10 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के, जो कि 20 अंक के होंगे। तो हर रोज डेली मॉर्निंग में 6:05 पर आपको ये जो क्लास है वो मिल जाती है। ठीक है, 6:05 पर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। मतलब मेरा टारगेट है कि साइकोलॉजी के जो 10 प्रश्न आएंगे जो 20 अंक, तो 20 में से 20 अंक आपको दिलवाने की कोशिश है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ तैयारी है वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से मैं सर्वश्रेष्ठ प्रश्न ले रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और क्लास एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है, और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, पावलोव के अनुबंध प्रयोग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब जो पावलोव ने जो अपना अनुबंधन प्रयोग किया था, है ना, कुत्ते के ऊपर, है ना, जिसमें कुत्ते को रोटी खिलाता है, फिर घंटी बजा के रोटी खिलाता है, तो वो वाला प्रयोग आप याद करो, है ना। अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जिसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चरण उसने काम में लिए थे उन चरणों का सही क्रम अपने को बताना है। यहाँ पे चरण दे रखे 1 से 3 तक, बट ये आगे पीछे है। ठीक है, तो इनको अपने को देखना है कि किस प्रकार से होंगे ये। तो देखते हैं, पहला देखो, पहले चरण 1 नंबर पर दे रखा है UCS और फिर UCR होता है, फिर है UCS प्लस CS, तो UC होता है, फिर है CS और फिर CR। अब देखो अभी एक्चुअल में है क्या। देखो UCS का मतलब होता है, UCS का मतलब होता है, U का मतलब अन और C का मतलब कंडीशनल, अनकंडीशनल है स्टिमुलेट। अनकंडीशनल स्टिमुलेट का मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, और फिर उसकी वजह से रिएक्शन जो होती है वो होती है अनकंडीशनल रिएक्शन। UCR क्या होती है, UCR होती है। ठीक है, UCR होती है, UCR होती है। अब इसको समझो, देखो जैसे पावलोव है, तो पावलोव ने पहले कुत्ते को रोटी दिखाई, तो रोटी दिखाई तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। मतलब रोटी क्या हो गई, अनकंडीशनल उद्दीपक। मतलब रोटी दिखाएंगे तो सबको ही लार आएगी, भाई कुत्ता क्या, मनुष्य के भी अगर सामने आप मीठे पकवान रखोगे तो लार तो आएगी आएगी। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल स्टिमुलेट है ये। कौन, भोजन। और जो भोजन को देखकर जो कुत्ते के मुंह में लार आती है वो भी अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड है या रिएक्शन है। मतलब है उसमें कोई अचरज की बात नहीं है, भाई भोजन देखेगा तो लार आएगी आएगी, तो ये अनकंडीशनल चीज है। ठीक है, अब क्या करता है, अब पावलोव ने दूसरे चरण में क्या किया था, उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलेट के साथ में कंडीशनल स्टिमुलेट दिया था। मतलब समझे आप, मतलब अनकंडीशनल का मतलब हो गया कि भोजन, है ना, भोजन के साथ उसने क्या बजाई, घंटी बजाई थी, वो कुत्ते वाला प्रयोग याद करो। तो भोजन क्या, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलेट है वो प्लस किसके साथ में दिया जा रहा है, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलेट किसके साथ में दिया जा रहा है, प्लस का मतलब किसके साथ में दिया जा रहा है, कंडीशनल स्टिमुलेट के साथ में। कंडीशनल स्टिमुलेट क्या हो गया, ध्वनि हो गई, क्या हो गई, ध्वनि हो गई। ठीक है, तो उसके मुंह में लार आई तो अनकंडीशनल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अनकंडीशनल कहलाएगी। लेकिन जब ध्वनि, भोजन और लार में अनुबंधन स्थापित हो जाता है, तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद में केवल कंडीशनल स्टिमुलेट दिया जाता है, केवल ध्वनि बजाई जाती है, तो भी उसके मुंह में लार आ जाती है, तो वो कंडीशनल रिएक्शन होगी। क्या होगी, कंडीशनल। क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन है ध्वनि बजाने की, घंटी बजाने की, तो घंटी के कारण लार आ रही है, तो कंडीशन रख दी ना, अब की बार भोजन नहीं दे रहे, तो कंडीशन है ये, है ना। कंडीशनल स्टिमुलेट दिया तो जो रिएक्शन हुई उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, कंडीशनल रेस्पॉन्स दे दो या रिएक्शन दे दो। तो ये जो क्रम है वो सही क्रम दे रखा है, इसी क्रम में ये चरण हुए थे। तो यहाँ अब ऑप्शन देख लो, कूट देख लो, कूट ए में 1 3 2, ये तो नहीं होगा क्योंकि क्रम यही है, 1 2 और 3 यही रहेगा। बी में है 3 1 2, सी में है 1 2 3 और डी में 2 1 3।
तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन से हो जाएगा 1 2 3। अगली बात समझ में, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करके उपयुक्त कूट की पहचान कीजिए। तो देखो यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है और सुमेलित करके उपयुक्त कूट की अपने को पहचान करनी है। पहले 1 नंबर पर दे रखा है जीवन का सबसे कठिन काल, सामने दे रखा बाल्यावस्था। 2 नंबर पर जीवन का निर्माणकारी काल, इधर सामने 2 में दे रखा किशोरावस्था। 3 में है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इधर सामने दे रखा शैशवावस्था। मतलब इनका अपने को मिलान करना है। तो देखो इसमें अपन देखें तो जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो होता है अपने किशोर अवस्था। तो ए का मिलान बे से हो जाएगा, ठीक है। ए का मिलान किससे हो जाएगा? बे से हो जाएगा। और ये जो देने वाले थे है ना, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। किसने? किलपैट्रिक ने। तो ऐसे ध्यान रखना, के फॉर कठिन और के फॉर किलपैट्रिक और के फॉर किशोर अवस्था, है ना। के से ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। के फॉर किलपैट्रिक हो जाएगा, के फॉर किशोर अवस्था हो जाएगा और के फॉर कठिन काल हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पर दे रखा है आपके जीवन का निर्माणकारी काल। तो देखो जीवन का जो निर्माणकारी काल होता है वो बाल्य अवस्था होती है। क्या होती है? बाल्य अवस्था होती है। और जीवन का निर्माणकारी काल बाल्य अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने बाल्य अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा था। तो दूसरे में आ जाएगा ए। तो देखो पहले में आ गया बे, ठीक है, और दूसरे में आ गया ए आ गया। तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इससे मिलान हो ही जाएगा। मतलब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है वो शैशव अवस्था होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो अपनी क्या हो जाएगा? पहले में बे, दूसरे में ए और तीसरे में से। तो पहले में हो जाएगा बे, दूसरे में ए और तीसरे में से, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में सन 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में किसने व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1922 में अपना देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भारत एक ही था। तो 1922 में एफजी कॉलेज जो वर्तमान में लाहौर में, लेकिन उस टाइम तो लाहौर भारत का ही हिस्सा था, तो उस एफजी कॉलेज लाहौर में किसने एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 35 थी। ऑप्शन ए सीएम भाटिया, ऑप्शन बी पंडित लज्जा शंकर, ऑप्शन सी सीएच राइस और ऑप्शन डी में उमा चौधरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीएच राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीएच राइस हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति में स्वस्थता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, अनासक्ति अथवा विलग्नता जैसे गुणों की प्रचुरता है। व्यक्तित्व के त्रिगुण वर्गीकरण, है ना, त्रिगुण वर्गीकरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। मतलब है एक व्यक्ति है जिसमें ये सब प्रकार के स्वस्थता, सत्यवादिता, ठीक है, अनुशासन, अनासक्ति वगैरह इस प्रकार के गुण है, ठीक है। तो एक भारतीय वर्गीकरण है व्यक्तित्व का त्रिगुण वर्गीकरण, है ना, भारतीय दृष्टिकोण है। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार यह जो त्रिगुण वर्गीकरण है उसके अनुसार ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी राजसिक, ऑप्शन सी तामसिक और ऑप्शन डी में है चारित्रिक। तो देखो पहली बात तो ये कि जो भारतीय जो दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये चारित्रिक इस प्रकार का कोई वर्गीकरण है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो गुण दे रखे इस गुण वाले व्यक्ति को हम किस व्यक्तित्व के अंतर्गत रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा सात्विक। सात्विक है ना भाई, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्य का पालन करने वाला सात्विक, सत्यवादी है, स्वच्छ आचार विचार लक्षण रखता है ना, अनासक्ति है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति तो सत्यवादी होगा, मतलब सात्विक गुण वाला होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखने के बाद उसी पर हिंदी टाइपिंग सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है। स्थानांतरण का मतलब क्या हो गया? अधिगम स्थानांतरण की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अधिगम स्थानांतरण की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उस पर अंग्रेजी टाइपिंग सीख जाता है। अब अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद उसी कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग सीखना है, तो क्या वो उसके लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा या कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का होगा? तो पहली बात तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक शून्य, इस प्रकार का वर्गीकरण देंगे। इसके अलावा उर्दू है, क्षैतिज है, ठीक है,
और इस प्रकार के भी वर्गीकरण होता है। बट अपने को इस वर्गीकरण के अनुसार ये कैसा होगा, तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजी की टाइपिंग अलग होती है और हिंदी की टाइपिंग अलग होती है। तो अंग्रेजी की टाइपिंग यदि सीख जाएगा तो हिंदी की टाइपिंग सीखने में उसको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा, है ना। बल्कि क्या होगा, वो विरोध उत्पन्न करेगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा नकारात्मक। तो ये नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। आगे बात में मतलब अंग्रेजी की टाइपिंग सीखी हुई है तो वो हिंदी सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये किसने कहा कि भाई बुद्धि इन 4 तत्वों में या 4 शब्दों में निहित है? वुड्रो, ऑप्शन बी ट्रमन, ऑप्शन सी कोलेस्निक, ऑप्शन डी बीने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीने हो जाएगा। बीने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही है? मतलब जो समूह कारक सिद्धांत है उसके बारे में कुछ कथन दे रखे, उनको पढ़ के अपने को सही कथन की, सही ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है ना। ऑप्शन क्या पहले 1 नंबर पे दे रखा है, इसका प्रतिपादन थ्रस्टन ने किया। 2 में है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है। 3 में सिद्धांत के अनुसार है बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो देखो ये जो सिद्धांत है वो दिया था थ्रस्टन ने, ये बात तो सही है ना। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत देने वाले कौन थे? थ्रस्टन थे। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है वो 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है, मतलब 9 मानसिक योग्यताओं का समूह नहीं होती है बुद्धि। तो 3 वाला गलत है, 1 और 2 सही है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में केवल 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन बी में केवल 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन सी में केवल 2 सही है और ऑप्शन डी में केवल 3 सही है। तो देखो 1 एवं 2 सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला 8वां प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि और भी मैं वीडियो चढ़ाऊं, है ना, या और भी किसी प्रकार का अन्य सब्जेक्ट का कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। इतना सा काम आपको मेरा करना है ताकि मुझे आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखते हैं अपन 8वां प्रश्न। 8वां है, किस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षण उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। तो ये देखो ये किस सिद्धांत के अनुसार है, मतलब सिद्धांत क्या कह रहा है कि उद्दीपन में जो अंश लुप्त होता है उसको हम खुद ही भर लेते हैं, ठीक है, बल्कि हम वस्तु का अलग अलग भागों को देखकर उसका प्रत्यक्षण नहीं करते हैं बल्कि उसको समग्र आकृति के रूप में देखते हैं। तो वैसे सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत तो कहता है समग्रतावाद का सिद्धांत, गेस्टोल्ड थ्योरी कहती है, बट इसके अनुसार इसके समकक्ष ये सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सम्मिति का सिद्धांत, ऑप्शन सी पूर्ति का सिद्धांत और ऑप्शन डी अविच्छिन्नता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने कौन सा हो जाएगा? पूर्ति का सिद्धांत। मतलब उसको अपन अलग अलग थोड़ी देखते हैं, यदि उसका कोई अंश लुप्त हो गया तो हम उसको क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे कैसे देखो, जैसे पूर्ति का सिद्धांत कैसे, जैसे मान लिया मैं एक त्रिभुज बनाऊं, जैसे मान लिया इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से मान लिया कि चल रहा है। अब आप इसको क्या मानोगे भाई? आप इसको यहाँ से टच है ये पूरा इस प्रकार से सीधा, आप क्या मानोगे? आप ये सोचोगे कि ये खाली जगह तो इसको जोड़ना ही है, जोड़ेंगे तो त्रिभुज बनेंगे। तो आप इस आकृति को किस रूप में देख रहे हो? एक त्रिभुज के रूप में पूरी देख रहे हो। भले ही यहाँ खाली जगह छुटी हुई थी तो क्या हुआ, आपने उसको भर लिया ना। तो लुप्त अंश की को क्या कर लेते हैं? हम भर लेते हैं। तो और वस्तु के अलग अलग भागों को नहीं देखते बल्कि उसको समग्र आकृति के रूप में देखते हैं। तो हमने क्या कर लिया? पूर्ति कर ली, तो इसको अपन पूर्ति का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन है 2 कोष से, ऑप्शन बी में है केवल 1 कोष से, ऑप्शन सी में कई कोषों से और ऑप्शन डी में है किसी कोष से नहीं। तो देखो कोष का मतलब यहाँ कोशिका है। कोष का मतलब पहले मैं बता दूं सेल, है ना, CELL सेलियन कोशिका। कोष का मतलब कोशिका से। तो मनुष्य जीवन की मूलतः उत्पत्ति किससे होती है? 2 कोषों से होती है या 1 कोष से या कई कोषों से होती है? तो इसका देखो एक मैं बताऊं आपको तथ्य, आपको पता होगा कि नर युग्म, जैसे मनुष्य की बात करें तो शुक्राणु छोटी क्लास में 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ेगा। शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जब निषेचन होता है
तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। आगे बात समझ। और युग्मनज क्या होती है? एक कोशिका होती है। वैसे तो शुक्राणु भी एक कोशिका है और अंडाणु भी एक कोशिका है, लेकिन मनुष्य जीवन की शुरुआत तब तक नहीं होगी जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। मतलब शुक्राणु, केवल शुक्राणु मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, केवल अंडाणु मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, ये दोनों जुड़ते हैं। अब जुड़ने में भी ये कारण है, शुक्राणु का केवल केंद्र अंडाणु के अंदर जाता है, तो कोशिका तो वो एक ही रहती है, जिसको अपन बोलते हैं युग्मनज। शुक्राणु का केंद्र निकलकर अंडाणु कोशिका के अंदर चला जाता है, तो शुक्राणु का केवल केंद्र की काम में आ रहा है और अंडाणु की कोशिका काम में आ रही है पूरी, और केंद्र काम में आ रहा है, तो कोशिका वो एक होती है जिसको बोलते हैं युग्मनज। इसलिए मनुष्य जीवन की मूलतः जो प्रारंभ है मूलतः वो एक ही कोश से होता है, एक ही कोशिका से होता है, और उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? उस कोशिका को हम बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट 10वां प्रश्न है अपना, परिपक्वता के कारण व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी कभी कभी, और ऑप्शन डी में है नहीं। देखो, परिपक्वता के कारण जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है उनको अपन अधिगम नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिपक्वता आती है, तो उसके कारण कोई अधिगम थोड़ी हो जाएगा, है ना। अधिगम तो जब कोई चीजें हम सीखेंगे तब होगा। आगे बात समझ। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम अपन नहीं कह सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बात सुन। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।